आपके मन में कई बार यह सवाल उठता होगा कि अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा। पहले यह जान लेते हैं कि ब्लैक होल आखिर होता क्या है। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिक ज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब यह है कि इसमें जो भी डाला वह बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह समझें कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है, तभी वह चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौट कर आया ही नहीं तो वह जगह ब्लैक होल हो सकती है। ऐसा ही स्पेस में होता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज कार्ल श्वार्ज़शील्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। यदि आप ब्लैक होल में चले जाएं तो क्या होगा। यह हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों, तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं और उसमें गिर जाएं। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी कई संभावनाएं हैं। पहली संभावना, ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है। उस सीमा को घटना क्षितिज कहा जाता है। उसमें वस्तुएं गिर तो सकती है लेकिन बाहर कभी नहीं आती हैं। यदि आप ब्लैक होल में गिरे तो हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे। दूसरी संभावना, इवेंट होराइजन यानी कि ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण की सीमा के आसपास भी आप गए तो उसी के खिंचाव के कारण आपका शरीर लंबा, चौड़ा और विकृत हो जाएगा। इस परिस्थिति में भी आपकी मौत हो जाएगी। तीसरी संभावना, यदि आप बिना किसी नुकसान को झेले ब्लैक होल में फंसे चले गए तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या फिर किसी ऐसी दुनिया में पहुँच जाएंगे जो बहुत ही अजीब हो। हालांकि यह रहस्य अब तक बना हुआ है कि ब्लैक होल के पार क्या है। चौथी संभावना, ब्लैक होल में गिरने पर आप बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। इसे आइंस्टीन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा है, मतलब एकदम फ्री फॉल। ऐसे में यदि ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल तक आपके पैरों में ज़्यादा महसूस होगा, सिर के बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफ़ी बड़ा है, तो आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर तब तक बिता सकते हैं जब तक कि आप भूख प्यास से मर नहीं जाते। हालांकि इसमें एक दिक्कत है कि बड़े ब्लैक होल में स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी, आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल को छोड़कर भाग नहीं सकते। भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार आप होराइजन के अंदर सीधे जा रहे हैं, बिना गर्म कणों से टकराते हुए। नहीं तो आइंस्टाइन के हैप्पीएस्ट थॉट और सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। निष्कर्ष, मतलब यह है, एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। इस संसार और समस्त ब्रह्मांड में हर वस्तु पदार्थ से ही बनी है, पर वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी पहेली यह है कि जब भौतिक चीजें पदार्थ से बनी हुई है तो वह कौन सा पदार्थ है जिसके कारण ब्रह्मांड गतिशील है और ब्रह्मांड के खाली हिस्से में हो सकता है। इसे वैज्ञानिक डार्क मैटर कहते हैं। आज हम इसी के रहस्य को आपके सामने रखने वाले हैं। वैज्ञानिक सालों से डार्क मैटर को समझने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कहने को तो 3/4 ब्रह्मांड उसी का बना है, पर देखने पर वह कहीं रत्ती भर भी दिखाई नहीं पड़ता। ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं के 90% से ज़्यादा पदार्थ अनजाने हैं। डार्क मैटर यानी ऐसे तत्व जो न तो प्रकाश छोड़ते हैं, न सोखते हैं, न ही परावर्तित करते हैं। खगोल शास्त्री भी ब्रह्मांड का सिर्फ छठा हिस्सा ही देख पाते हैं। हाइडेलबर्ग में मार्क्स प्लांक इंस्टीट्यूट के रिसर्चर गिरीश कुलकर्णी पिछले 10 साल से जमा डाटा पर काम कर रहे हैं। गिरीश के मुताबिक डार्क मैटर क्या है यह सभी लोग समझना चाहते हैं, लेकिन कोई भी जानता नहीं है। तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है,
लेकिन मैं यह बता सकता हूँ कि डार्क मैटर की हमें ज़रूरत क्या है और लोग क्यों डार्क मैटर कहते रहते हैं। वास्तव में क्या है डार्क मैटर? अगर पूरे आकाशगंगाओं और तारों के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो यह सिर्फ ब्रह्मांड का 4% हिस्सा है। बाकी डार्क मैटर है, अनजाने तत्व है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कई बार प्रयोगों में ये सामान्य तत्वों से टकराते हैं। गिरीश समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर डार्क मैटर क्या है। आजकल कई प्रयोग हो रहे हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो वस्तुएं देखते हैं वो जिन चीज़ों से बनी हुई है, जो हमारे तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और ये सब, इन मूलभूत तत्वों को वो समझना नामुमकिन है। उन प्रयोगों के नतीजे और इस प्रकार से एक नए प्रकार की मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है और उसको हम डार्क मैटर कहते हैं। जब आकाशगंगाएं नहीं थी, 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं नहीं थी। वैज्ञानिकों को इस तथ्य का पता भी हाल ही में चला है। यानी आज जो दिखता है वह पहले नहीं था। जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुई तो उस समय अचानक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बाढ़ आई। रिसर्चरों का अनुमान है कि इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपन से ही आकाशगंगाओं की रचना हुई, लेकिन यह पता नहीं लग पाया है कि यह कंपन आखिर हुआ क्यों था। बोसोन कण की खोज करने वाली स्विट्जरलैंड की प्रतिष्ठित सर्न प्रयोगशाला डार्क मैटर की खोज का प्रयोग शुरू करने वाली है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर उस गति तक पहुंचना चाहता है जहां से पैदा होने वाली ऊर्जा डार्क मैटर के सवाल का जवाब दे सके। म्यूनिक में मार्क्स प्लांक इंस्टीट्यूट के हुबर्ट क्रोहा कहते हैं, कई सवालों के जवाब तलाशने हैं। हमारे पास कई विचार हैं, लेकिन आखिर इस जवाब सिर्फ प्रयोग से ही आ सकता है और ये जवाब इन्हीं LHC प्रयोग से आ सकते हैं। और यह एक दिलचस्प पड़ाव है कि क्या हमें नए संकेत मिलेंगे जो स्टैंडर्ड मॉडल से अलग होंगे, जो हमें उन सवालों का जवाब देंगे जो अभी तक हमारे सामने हैं। सर्न की ही एक थ्योरी के मुताबिक डार्क मैटर के कण इतने छोटे हो सकते हैं कि पकड़ में ही ना आए। वैसी हालात में ये अगर अपने साथ कुछ ऊर्जा भी ले उड़ सकें, उससे उनके अस्तित्व के बारे में पता लग सकेगा।